Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. Yes, और guys आज के इस वीडियो में we will be discussing all the GK, GS और English के questions जो कि आपके SSC MTS 2024 का जो 22 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें जो भी पूछे गए थे वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस. तो guys, because of some reason we could not upload it earlier, but as they say it's never too late, तो इसीलिए we will be uploading it right now and we will be sharing the questions जो कि आपके 22 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे. Guys, if you are अगर आपने एग्जाम दिया था एंड इफ यू रिमेंबर सम ऑफ द क्वेश्चंस तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा. इफ यू थिंक दैट वी हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, वो चीज भी हमें जरूर से शेयर कर दीजिएगा. इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स. ओके, सो गाइज, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम एनालिसिस था वो उसी दिन चैनल पर लाइव आ गया था. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ देखो. इट विल हेल्प यू गाइज टू नो कि आपने कितना परसेंट आपका एग्जामिनेशन पेपर करेक्टली अटेम्प्ट किया है, आप कितना परसेंट स्कोर करने वाले हो. अगर एग्जाम नहीं दिया है तब भी से देखो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अपकमिंग शिफ्ट में जिनके एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से देख लेना. अब आज के इस वीडियो में चलो जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो एंड लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो एज आई ऑलवेज टेल यू गाइज, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो. डू नॉट मिस योर चांस टू गेट द इंफॉर्मेटिव वीडियोस एट योर जस्ट वन क्लिक अटेम्प्ट जो होता है उस पर आपको मिल जाएगा. एंड येस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट यू गेट all the notifications coming from us. जब भी हम किसी informative वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए. तो चलिए, बहुत सारी हो गई बातें, अब जल्दी से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड यस गाइज, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन कि एसएससी एमटीएस का जो लेवल है एग्जाम का, इट इज नॉट इजी दिस टाइम. ठीक है, जितने भी कैंडिडेट से हमने बात करने की कोशिश करी है, वी हैव कम टू नो, वी हैव और जो भी आपके इतने सारे एग्जाम्स 30 सितंबर से जो भी अभी तक हमने देखे हैं, 23 सितंबर तक के पेपर को देख के, एग्जाम का पैटर्न देख के, उसका एनालिसिस देख के साफ साफ पता चल रहा है दैट इट इज नॉट ऑफ इजी बेसिस, इजी लेवल. तो आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप रखो, अच्छे से करो. अभी जिनकी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए तो बहुत 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 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गो थ्रू दीज एग्जाम एनालिसिस वीडियोस जो हम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम पता चल जाए कि भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड अपनी तैयारी को अच्छे से रखूं, जिससे कि मैं अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाऊं. तो ठीक है गाइज, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस. सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था वो ये था कि जो राशिद खान हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था इन द ईयर 2023, वो किस चीज से रिलेटेड है. सो गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू, जो राशिद खान है वो क्लासिकल म्यूजिशियन है, और वो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो हमारा म्यूजिक है, जो शास्त्रीय संगीत है, उससे रिलेटेड है. तो गाइज, आपका क्लासिकल म्यूजिशियन इज द करेक्ट आंसर. अब बात करें राशिद खान की, तो गाइज ही वाज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ इनायत हुसैन खान. ठीक है, उनके पड़पोते जो इनायत हुसैन खान है उनके पड़पोते हैं राशिद खान. एंड जो रामपुर सहासवान घराना है उसके फाउंडर भी राशिद खान ही है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप प्लीज अच्छे से याद रखना. और अगर बात करें उनके अचीवमेंट्स की, तो गाइज उनको साल 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, जिसके साथ उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था. और इन द ईयर 2012 उनको एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है बंगा भूषण. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. Okay, next question. Who created history by becoming the first woman commanding officer of the Armed Forces Blood Transfusion Center, Delhi, Kent, on 21st November 2023? So, guys, इसका correct answer होगा सुनीता BS, जो है who is the Army Medical Corps officer. ठीक है, तो सुनीता BS is the correct answer. Okay, next question. Under the provisions of the 91st Amendment Act 2003, the size of the entire Council of Ministers, including the Prime Ministers,
shall not exceed what percentage of the total number of members of the Lok Sabha। तो गाइज इसका जो परसेंटेज होता है वो आपसे पूछा गया था, विच इज 15%, जो कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट, जो कि है आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो टोटल नंबर्स होते हैं मिनिस्टर्स के, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड हो, उसका जो 15% होता है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोक सभा, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और गाइज जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। तो इसका मतलब है 81 82 एमपीज भी जो ऐसे होते हैं उनको भी मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है कैबिनेट में। ऑल्दो मिनिमम ऑफ 12 एमपीज कैन बी मेड मिनिस्टर्स। ठीक है, कम से कम सिर्फ 12 ही एमपीज को आप बना सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of that state। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच फैक्टर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर था लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो ठीक है गाइस, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। व्हेन इट इज आस्क्ड लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला स्टेट है वो कौन सा है, तो गाइस उड़ीसा होगा। और कर्नाटका क्या है, कर्नाटका वो वाली स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है, लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं आयरन ओर के इंडिया में, वो कर्नाटक है। तो अगर आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है तो उड़ीसा, लार्जेस्ट रिजर्व पूछा जा रहा है तो कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो गाइज जो स्किल सेट होता है उसको डेवलप करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो भी जो बेरोजगार लोग हैं उस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम लाई गई थी, एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है PMKVY, जिसको हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ झारखंड इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है गाइस वो है जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी के नाम पर ही रखी गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसको फाउंड किया था जमशेद जी टाटा ने, और क्योंकि जमशेद जी टाटा ने ही इसे स्थापित किया था, उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर रख दिया गया था। ठीक है, एंड यस इट वाज फाउंडेड बाय दोराबजी टाटा ऑन 26 ऑफ अगस्त 1907। Okay, next question. What was the rank of Sri Lanka in the Global Hunger Index in 2022-2023? तो गाइस जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है, मतलब जो भूखमरी से अगर लोग मर रहे हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जी रहे हैं, तो उन सब की एक पर्टिकुलर जांच करके एक पूरा सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसके द्वारा, जिसमें पता चला था कि 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो श्रीलंका की जो रही थी वो थी 13.3 इंडेक्स ये रही थी। और जो रैंक थी गाइस वो रही थी 60th। जिसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो श्रीलंका तो हो गया 60th पोजीशन पे, जिसमें इंडिया की बात करें तो गाइस आउट ऑफ 125 कंट्रीज इंडिया की आई थी 111। और इंडिया के जैसे जो नेबर कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान था गाइस 102वें नंबर पर, यानी कि 102nd। और अगर हम देखें बांग्लादेश की बात करें तो गाइज वो रहा था 81st पोजीशन पे, और जो नेपाल रहा था वो रहा था 69th पोजीशन पे। तो गाइज ये सारी ही पोजीशन आपको याद रखना है। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड। और गाइज लेट मी जस्ट टेल यू, SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनका टॉपिक अच्छे से आपको कवर कर लेना है। इनसे रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है, कब नेशनलाइज हुए, कब स्टैंडर्डाइज हुए, कब क्या इन्होंने मतलब लॉन्च किया, किस चीज के थ्रू ये आए हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन इनको हेल्प करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। So coming back to the question, self-help groups bank linkage program जो है it was started by which institution in 1992-93, ये आपसे पूछा गया था। So guys, जो self help groups banks linkage program है ये नाबार्ड ने लॉन्च करे थे। सबसे पहली चीज तो आपको ये जान लेनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रीजनल जो रूरल डेवलपमेंट होता है उसके लिए लेकर आया गया था 1992 में।
और इनका जो मेन पर्पस था, इट वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिकल डांस द फेस इज जेस्चर्ड अकॉर्डिंग टू द डांस। कौन सा मतलब डांस होता है जिसमें जो फेस पे जो जेस्चर्स होते हैं वो डांस के अकॉर्डिंग आते हैं? तो गाइस कथकली डांस फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। जो कथकली डांस है वो एक ऐसा डांस है जिसमें जो डांसर्स होते हैं वो फेस मास्क पहनते हैं और कलरफुल अपना मेकअप भी करते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म। अब कथकली की बात करें तो गाइज इन कथकली द कलर ऑन द फेस रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, मान लो अगर मैं किसी अच्छे इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं कोई और कलर लगाऊंगी। अगर मैं दुष्ट रावण हुआ या फिर किसी दुष्ट इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं कोई और कलर लगाऊंगी। तो जो कलर होता है ऑन द फेस दैट रिप्रेजेंट्स कि मैं किस कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रही हूँ वाइल परफॉर्मिंग माई आर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन मेकअप होता है वो रिप्रेजेंट करता है वॉरियर। ठीक है, या फिर ब्रेव कैरेक्टर, जो ग्रीन कलर होता है वो वॉरियर या फिर किसी ब्रेव पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वाइल जो रेड मेकअप होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं किसी इविल कैरेक्टर का एक्ट परफॉर्म कर रही हूँ। तो दैट इज द डिफरेंस। बात करें मेकअप की तो गाइस अ टोटल ऑफ 7 टाइप ऑफ मेकअप जो इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म होता है कथकली, इसमें यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पच्चा जो कि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, पझुप्पू जो कि पका हुआ मतलब रिप्रेजेंट करता है। अगला है काठी यानी कि नाइफ या फिर चाकू होगा उस कैरेक्टर के पास। अगला है कारी, थाड़ी, मिनुक्कू एंड तेपू। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ मेकअप विच आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। Next is which Governor General of India declared sati a crime in 1829? So guys 1829 के टाइम पर जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने ही जो सती प्रथा थी उसको अबॉलिश करने के लिए काफी सारी चीजें लेकर आए थे। उनका ये मानना था कि ये जो सती प्रथा प्रथा है इट इज अ क्राइम विच इज हैपनिंग। Okay, next question. The Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar was instituted this year. I think it should be which year? ओके, सो दिस अवार्ड बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड की तो गाइज ये जो अवार्ड है ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है उन आर्टिस्ट को जिन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा। और ठीक है, और ये अंडर द एज ऑफ 40 दिया जाता है। और इस अवार्ड के लिए कम से कम 33 आर्टिस्ट जो होते हैं वो हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो गाइज ये चीज आपको याद रखनी है। और बात करें कि संगीत नाटक अकादमी में कितने अमाउंट ऑफ प्राइज मनी दिया जाता है तो गाइस जो प्रेसिडेंट होता है संगीत नाटक अकादमी का वो प्राइज मनी देता है अ टोटल ऑफ ₹25,000 टू द विनिंग आर्टिस्ट, जो भी विनिंग आर्टिस्ट होता है उसको। और जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है इनसे रिलेटेड अब कुछ चीज देख लेते हैं। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ही वाज बोर्न ऑन 21st March 1916 इन दुमराव बिहार इंडिया। और इनकी जो मृत्यु थी वो 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में हो गई थी। तो उनका जन्म दिवस, जन्म जगह और मृत्यु जगह, मृत्यु दिवस सब आपको याद रखना है। 2001 में ही वाज आल्सो अवार्डेड द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इंडिया जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे भारत रत्न इंस्टेड ऑफ इंडिया रत्न। ओके, भारत रत्न। तो उनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था? साल 2001 में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप? तो गाइज इंडिया ने अपना फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप जो था वो 2007 में जीता था बाय डिफीटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को हरा के। और कहाँ पे जीता था? एट द वेंडरर्स स्टेडियम जो कि जोहान्सबर्ग में सिचुएटेड है वहां पर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है ये इवेंट जो है ये किसने ऑर्गेनाइज कराया था, होस्ट किया था? तो गाइज जो साउथ अफ्रीका है उसने ये इवेंट आयोजित किया था। सो 2007 is the correct answer. Next question, who started Bhudan movement? तो guys अप्रैल 1951 में जो विनोबा भावे हैं उन्होंने इस भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया था फ्रॉम पोचमपल्ली इन तेलंगाना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारदेवी पूनम्स फेयर यानी कि आप कह सकते हैं भारदेवी पूनम मेला जो है ये अंबाजी टेम्पल में लगता है, ठीक है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो गाइज ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से बिलोंग करता है और वहां पर ये मेला लगता है। Sorry. Okay, next question is the famous rock-cut Shiva temple was built in the 9th century by Rashtrakuta king Krishna Pratham. ओके, तो आपसे पूछा गया था कि ये जो राष्ट्रकूट के जो किंग हैं कृष्ण प्रथम, उन्होंने ये जो शिव टेम्पल बनवाया था, रॉक कट शिव टेम्पल 9th ऑफ सेंचुरी में, वो कहाँ लोकेटेड है। सो गाइज इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद। अगर आपने देखा हो, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो अजंता एलोरा केव्स है, वहां पर एक शिव जी का मंदिर है उस एलोरा केव्स के अंदर। तो ये जो एलोरा केव्स ऑफ औरंगाबाद के अंदर जो शिव जी का टेम्पल है, वो ही ये टेम्पल है जिसकी अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग्स इन धौलावीरा एन एंशियंट सिटी इन गुजरात। जो धौलावीरा है वो गुजरात की एक बहुत पुरानी और पौराणिक आप कह सकते हैं सिटी है। और ये पूछा गया था आपसे, जो धौलावीरा बनी थी वो किस चीज से बनी थी। तो गाइस ब्रिक्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर प्लेस। Okay, next question. How many times Kolkata has won Santosh Trophy? तो guys कोलकाता वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को कुल 32 टाइम्स जीता है, तो 32 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो गाइस संतोष ट्रॉफी 1941 में स्टार्ट हुआ था आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA सर मनमाथा नाथ रॉय चौधरी ऑफ संतोष एंड लेटर Sir Satish Chandra Chaudhary donated the trophy to the All India फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF द्वारा जब ये स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टूर्नामेंट, तो गाइस जब फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, इंडिया लाइक द प्रॉपर चैंपियनशिप ऑफ फुटबॉल टीम्स। द मेजर अदर नेशन वाइड फुटबॉल कॉम्पिटिशंस एट द टाइम वर, जो उस समय में कंपटीशन हुए करते थे अदर कॉम्पिटिशंस, उनमें कुछ नाम शामिल हैं जैसे कि दुरंत कप, रोवर्स कप और IFA शील्ड। ठीक है, फिर 1990 में इन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग थ्रू मोर यंगर प्लेयर्स, मतलब और यंगर प्लेयर्स को गेम में लाने के लिए AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो था, उसने संतोष ट्रॉफी को लेकर आया इनटू अंडर 23 कंपटीशन, जिसके द्वारा बहुत सारे यूथ ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया बिकॉज इट वाज अंडर 23 कैटेगरी। तो बहुत सारे इसमें यूथ ने इंटरेस्ट दिखाया और कंपटीशन के लिए खेलने के लिए राजी हुए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। सो गाइस दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। Next question, Noah Mundi is famous for iron ore mining, and where is this state located? Okay, so guys, where in which state it is located? So guys, जो नोआ मुंडी है वो झारखंड में located है, और नोआ मुंडी जो है that falls under the Saranda forest region, lies in the peninsular zoo geographical subdivision, is a census town in West Singhbhum सिंघभूम। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद करना है, ठीक है। वेस्ट सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड, यहाँ पर ये लोकेटेड है। एंड इट इज अ स्मॉल माइनिंग टाउन जो कि उड़ीसा के पास में लोकेटेड है, उड़ीसा का जो बॉर्डर है उसके पास लोकेटेड है, जो कि जमशेदपुर से थोड़ा पास में पड़ता है, ठीक है। एंड छाई बासा से 64 किलोमीटर पास रहता है। अब बात करें किस पर्टिकुलर कंपनी की, तो गाइस टाटा स्टील जो लिमिटेड है, दैट होल्ड्स द नोआ मंडी लीज ओवर एन एरिया ऑफ 1160.06 हेक्टेयर वेस्ट सिंघुबूम डिस्ट्रिक्ट में ही झारखंड के, एंड इज बीन वर्कड फॉर विनिंग ऑफ आयरन ओर, सबसे ज्यादा आयरन ओर माइनिंग होने के कारण। एंड अगर कैपेसिटी की बात करें तो गाइज वहां पे इसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है 10 million tons per annum of iron ore.
अब गाइस कुछ और ऐसे एरियाज के बारे में जान लेते हैं जहां पर आयरन और माइनिंग होती है। तो गाइस यहाँ पर लौह अयस्क क्षेत्र आपको दे रखे हैं और यहाँ पे वो स्थान दे रखे हैं जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है। तो गाइस जो रावघाट खदान है जहाँ पर माइनिंग होती है वो अंतागढ़ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। जो गुरु महिसानी है वो रायरंगपुर उड़ीसा में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान है आपकी, ये चिक्कम गलुरु कर्नाटक में लोकेटेड है। तो गाइज ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट अंडर विच आर्टिकल अ गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन स्टेट। सॉरी। Okay. So yeah, just excuse me guys, I'm not keeping a little well. So yeah, coming back to the question, under which article a governor can hold office in more than one state? So guys, इसका correct answer है article 153. So अनुच्छेद 153 के तहत गाइज राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बताता है। अनुच्छेद 154 जो है वो कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है शक्ति, उसके बारे में चीजें बताता है। और अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ दिस गवर्नर, उससे रिलेटेड चीजें बताता है। तो गाइज ये तीनों ही आर्टिकल जो है ये गवर्नर से रिलेटेड चीजों से संबंध रखते हैं, तो आपको याद रखना है। Okay, next is the provision of the concurrent listing. The list in the Constitution of India was adopted from. So guys, जो provision of the concurrent list है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और अगर आपने हमारे प्रिपरेटरी वीडियोस देखे थे गाइस, तो उसमें मैंने पूरा आपको चार्ट प्रोवाइड करा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस कंट्री से कौन कौन से फीचर्स बोरो करे गए हैं। तो गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप प्लीज एक एक चीज याद रखना, क्योंकि रिसेंटली आयरलैंड का पूछ लिया गया है, डीपीएसपी वाला आ चुका है आपका। और आई रिमेम्बर वो जो थे यूनाइटेड किंगडम, यस, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है वो चीज भी आपसे पूछ ली गई है। यूनाइटेड स्टेट्स का पूछ लिया गया है। नाउ दैट ऑस्ट्रेलिया का भी पूछ लिया गया है, तो आप बाकी के भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज? तो गाइस जो लेमन और ऑरेंज होता है उसमें जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सीट्रिक एसिड प्रोड्यूस सॉरी सीट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो सीट्रिक एसिड जो होता है वो एक ऐसा एसिड है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सावर टेस्ट, यानी कि जो खट्टा टेस्ट आता है ना उसके लिए, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर। सीट्रिक एसिड जो है गाइज इट इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कुछ चीज है सीट्रिक एसिड से रिलेटेड, अच्छे से याद रखना। जो एसिड होता है, अगेन यहाँ पर जो एसिड होता है जो लेमन में रहता है वो होता है सीट्रिक एसिड। और जो केमिकल फॉर्मूला है गाइस सीट्रिक एसिड का वो होता है C6H8O7। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, C6H8O7। और ये जो होता है ये कलरलेस होता है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज कलरलेस इन नेचर। और एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि खट्टे फ्रूट सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड। ओके गाइस, इसके अलावा कुछ और एसिड के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपसे पूछा जाता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो गाइस जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? जो मधुमक्खियों और लाल चींटियों का डंक होता है ना, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड। तो गाइस टार्ट्रिक खट्टी चीजों में जैसे कि इमली हो गई उसमें पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो आपके कुछ वेजिटेबल्स में जैसे कि टमाटर हुआ, पालक हुआ, गोभी हुई, ब्रोकली हुई, अमजोद हुआ, जैसे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। तो गाइज लैक्टिक एसिड जो होता है वो जैसे अपन बोलते हैं ना, बहुत से लोग लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं, मतलब दे कैन नॉट बेयर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो गाइज वो लैक्टिक एसिड होता है। तो जो लैक्टिक एसिड हो गया वो दूध में होता है, मांस में हो गया, बियर में हो गया, दूध से बने जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपका दही हो, बटर मिल्क हो, पनीर हो, उन सब में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज योर सीट्रिक एसिड जो कि अभी हमने डिस्कस करा। तो गाइज नींबू, संतरा और जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें सीट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट इज योर मैलिक एसिड। जो गाइज मैलिक एसिड जो होता है वो सेब यानी कि एप्पल में पाया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज इंपॉर्टेंट एसिड, अच्छे से याद रखना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस डज अनीता देसाई मेंशन इन हर बुक इन कस्टडी? तो गाइज एक बुक थी इन कस्टडी रिटन बाय अनीता देसाई, जिसमें उन्होंने दिल्ली और मीरपुर के बारे में चीजें मेंशन करी है अपनी किताब में। तो ये चीज आपको याद रखना है। और बात करें इन कस्टडी की, तो गाइज वो 1984 में आया हुआ एक नॉवल था विच सेट इन दिल्ली मीरपुर, और इंडियन अमेरिकन राइटर जो अनीता देसाई हैं उनको द्वारा लिखा गया था। ओके गाइज, कुछ और इम्पोर्टेंट राइटिंग्स देख लेते हैं अनीता देसाई की, जिसमें एक तो है क्लियर लाइट ऑफ डे जो कि 1980 में उन्होंने लिखा था। अगला है फास्टिंग फेस्टिंग जो कि 1999 में लिखा था। और गाइज इन्हीं कुछ राइटिंग्स के लिए, इन्हीं कुछ अच्छी फेमस राइटिंग्स के लिए उनको अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें उनको पद्म साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उनकी बुक के लिए, फायर ऑन द माउंटेन, जो कि उन्होंने 1978 में लिखी थी। और 1978 में उनको इस चीज के लिए उनको अवार्ड मिला था। एंड ऑल्सो गाइज उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था इन द ईयर 2014। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है, अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द idioms? ओके गाइज, सो दैट्स ऑल अबाउट द जीके जीएस क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। तो इंग्लिश में गाइज आपसे ये पूछा गया था फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब। तो गाइज फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि यूज करा जाता है व्हेन समवन जो कि ऑकवर्ड फील कर रहा है या अनहैप्पी फील कर रहा है इन अ सिचुएशन दैट इज नॉट फेमिलियर और डिफरेंट। ठीक है गाइज, कुछ ऐसी, मान लो किसी एक ऐसे इवेंट में किसी एक बंदे को बिठा दिया हु इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, उसका कुछ रोल ही नहीं है वहां प्ले करने के लिए, तो ही विल फील अ लिटिल बिट लेफ्ट आउट। उसका उसको ऐसा फील होगा एज इफ ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। सो दैट इज द सिचुएशन जब हम इस पर्टिकुलर इडियम को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ स्पिरिट। गाइज आउट ऑफ स्पिरिट का हम यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉट इन अ मूड टू डू एनीथिंग, वी आर फीलिंग वेरी इरिटेबल, वी आर फीलिंग डिजेक्टेड, या फिर हम अनहैप्पी मूड में हैं, वी आर फीलिंग, वी आर काइंड ऑफ फीलिंग डिस्करेज, या फिर कोई किसी भी चीज को कुछ करने का मन नहीं है, तो वी आर फीलिंग आउट ऑफ स्पिरिट। तो वो आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है। नेक्स्ट इज बुल इन चाइना शॉप। तो गाइज बुल इन चाइना शॉप ये एक ऐसा फ्रेज आप कह सकते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन है आप यूज करते हैं अगर कोई, आप बोलो किसी को, आप बोल रहे हो दैट यू आर लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, उसका मतलब ये है कि यू आर वेरी केयरलेस। ठीक है, सो a person who is very careless in the way they move or they behave, so that's the situation become जब आप कहते हैं bull in china shop। ओके, नेक्स्ट आपसे सिनोनिम पूछे गए थे। तो गाइज इल्यूमिनेट का सिनोनिम आया था, जिसमें इल्यूमिनेट के कुछ सिमिलर वर्ड्स है, लाइट, लाइट अप, थ्रो लाइट ऑन, ब्राइटन, फ्लड लाइट, इरेडिटेट, सॉरी इरेडिएट एंड इल्यूमाइन। सो दीज आर सम ऑफ द synonyms of the word illuminate, मतलब प्रकाश डालना। अपन बोलते हैं ना, if you can just elaborate या फिर उस पर रोशनी डाल सकते हैं, so that is illuminate। नेक्स्ट इज बॉम्बास्टिक। सो गाइज बॉम्बास्टिक का सिनोनिम कुछ इस तरह से है, जैसे कि पॉम्पस, ब्लस्टरिंग, रैंटिंग, ब्लैदरिंग, वर्बोस, वर्डी, टर्जिड, प्लियोनास्टिक, पेरिफ्रास्टिक, यूफ्यूस्टिक और ओरोटुंड। सो दीज आर सम ऑफ द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द वर्ड बॉम्बास्टिक, मतलब वेरी वेरी बॉम्बास्टिक एज इन वेरी वर्बोस, बहुत ज्यादा ब्लस्टरिंग होना। ओके, नेक्स्ट आपसे chaotic का सिनोनिम पूछा गया था। सो गाइस chaotic मतलब वेरी समथिंग विच इज वेरी chaotic एज इन वेरी इन डिसऑर्डर। सो डिसऑर्डरली, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, टॉपसी टवी मतलब अपसाइड डाउन हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, haywire, confused, tumultuous, disrupted, frenzied, jumbled. These are some of the similar words of the word chaotic। नेक्स्ट आपसे गाइज एंटोनिम पूछा गया था कैप्टिविटी का। सो गाइज कैप्टिविटी जो होता है, इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, या फिर आपने किसी को बांध के रख रखा है, दैट इज कैप्टिविटी। सो एंटोनिम हो जाएगा यू आर गिविंग फ्रीडम। सो फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, दैट इज एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपको करेक्ट फिलर्स फिल करने थे। तो एक आपको पूछा गया था दैट बाय नेक्स्ट फ्राइडे ही विल बी डैश दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आएगा गाइस कंप्लीटिंग, बाय नेक्स्ट फ्राइडे ही विल बी कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट।
और एक और पूछा गया था दैट शी ट्रीट्स जूनियर डैश कंटेम्प्ट, तो इसमें आपको फिल करना था विद, शी ट्रीट्स जूनियर विद कंटेम्प्ट। और गाइज ये लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको 22 अक्टूबर के पेपर में पूछा गया था, जिसमें आपको एक मिस स्पेल्ड वर्ड्स दे रखे थे, उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी थी। ऑफ दीज टू वर्ड्स अपॉर्चुनिटी का करेक्ट स्पेलिंग बताना था आपको, और मिस्चीवियस का करेक्ट स्पेलिंग बताना था। सो फॉर दीज टू, यहाँ जो स्पेलिंग गिवन है, दीज आर द करेक्ट वंस, जिसमें अपॉर्चुनिटी इज OPPORTUNITY and mischievous is MISCHIEVOUS. So these are the correct spellings of these two words. I hope आपने correct ही choose किया होगा. So that's it guys, that brings us to the end of today's video. If you liked the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, और इसी तरह से प्यार जताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, so that it motivates us to bring up with new and informative videos daily. So guys, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for your time and thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.